हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपको पता है अध्याय तीसरा चल रहा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसका ये दूसरी क्लास है। अगर आपने इसकी पहली क्लास नहीं देखा तो आप ज़रूर पहली क्लास देख कर आइए, तब आपको ये काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर से पहले आपकी पूरी फिजिक्स यहाँ पे कंप्लीट करा दी जाएगी, न्यूमेरिकल विथ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले समझिए, ठीक है, कि आप लोग को इससे पहली वाली वीडियो में बताया गया था। इससे पहली वाली वीडियो में क्या बताया गया था आपको, कि अगर कोई चालक तार है, क्या है, कोई चालक तार है, ठीक है, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये सभी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जैसे इसके बीच विभवांतर लगाया जाता है, इसके बीच क्या लगाते हैं, विभवांतर लगा देंगे। तब जैसे ही विभवांतर लगाएंगे तो इसमें के इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। ठीक है, जब गति करने लगते हैं तब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। ठीक, गति करेंगे तो ये ऐसे टक्कर, ये ऐसे टक्कर, ये ऐसे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, टक्कर मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये एक दूसरे को टक्कर मारेंगे तो यहीं पे इसका इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ होगा। तो माध्य मुक्त पथ होगा क्या, ये आप लोग समझिए। ठीक है, तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सभी कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों, मान लीजिए एक टक्कर ये हो गया, अगला टक्कर ये, तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई, ठीक है, चली गई माध्य दूरी को, माध्य दूरी को मान लीजिए यहाँ तक इसने चला, तो इतनी दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो एक बार फिर से आप लोग समझिए। देखिए, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, ये मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों, एक टक्कर ये हो गई, अगली टक्कर ये हो जाएगी। ठीक है, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच चली गई जो माध्य दूरी होगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। तो परिभाषा इसकी आप लोग लिखिए। तो परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग आप लोग देखिए, श्रांति काल। हेडिंग क्या है, श्रांति काल। ठीक है, तो श्रांति काल क्या होता है ये आप लोग समझिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। तो इसमें बस इतना हमें हटाना है, परिभाषा इसकी बन जाएगी। इसमें क्या लिखेंगे, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक है, किन्हीं दो, ठीक है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, ठीक है, लगा औसत समय क्या कहलाता है, श्रांति काल। तो इसका एकदम ऐसे ही है, तो आप लोग परिभाषा लिखिए। लिखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय, इसके बीच जो औसत समय श्रांति काल कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रांति काल। तो ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिए अगर नहीं लिखे हैं तो। अब देखिए इसको आगे समझिए, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ, ठीक है, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। इसका मान लगभग, इसका मान जो होता है लगभग 10 की घात
14। ठीक है, 10⁻14 सेकंड कोटि का होता है। सेकंड कोटि का होता है, कोटि का होता है। ठीक है, तो इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान लगभग 10⁻14 होता है। इसका फार्मूला होता है टाउ बराबर लैम्डा अपॉन वी आर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसमें जान लीजिए, जहाँ टाउ श्रांति काल है, टाउ श्रांति काल है, टाउ श्रांति काल है, और लैम्डा माध्य मुक्त पथ है, माध्य मुक्त पथ है, और वी आर। ठीक है, वी आर अनियमित गति में। ठीक है, क्या अनियमित गति में, अनियमित गति में वर्ग माध्य मूल चाल है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कभी कभी ये श्रांतिकाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब अगली जो हेडिंग है काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगली हेडिंग का नाम है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, अथवा इसी को बोलते हैं, अपवाह वेग। अपवाह वेग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये अभी 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 बीटी सेट में पूछा गया था, उसके बाद 24 में भी ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है, तो ये इसको आप लोग याद रखिए। ठीक, तो चलिए इसको आपको हम समझाते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझने के लिए एक चित्र के माध्यम से समझिए। ठीक, तो यहाँ पे हम एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं। देखिएगा आप लोग अच्छे से, ये कोई चालक तार है। ठीक है, क्या ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है। अब इसको हम क्या कर दें कि एक बैटरी के द्वारा इसको जोड़ दें। किसके द्वारा, एक बैटरी के द्वारा इसको जोड़ देते हैं। ये हमने इसको 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम इसका ये सिरे को P मान लें और इस सिरे को हम Q मान लें। ठीक, इस सिरे को P, इसको Q। ठीक है, अब देखिए ये चालक तार है, तो चालक तार के बीच क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर ये देखिए सभी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या नाम दिए, मुक्त। इसका नाम क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम माइनस इसके अंदर लगा दें, तो इससे ये पता चलेगा इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप लोग समझिए। और ये तार का अगर हम क्षेत्रफल की, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की बात कर लें, तो इसे हम कैपिटल ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। अब यहाँ पे आप लोग सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोलेंगे, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से या तो विभवांतर लगाने से जिस सूक्ष्म नियत, ठीक है, जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से एक दिशीय, ठीक है, एक दिशीय गति करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कहलाता है। अब आप लोग ऐसे समझिए, शायद आप लोग को अच्छे से ना समझ में आया हो, तो याद रखिए। देखिए, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और
और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, धारा इधर बह रही है तो ये इधर की ओर बहेगा, ठीक है, इसके विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में ये गति करने लगते हैं जिस नियत औसत सूक्ष्म वेग से, वही इसका कहलाता है अनुगमन वेग। और इसको वीडी से प्रदर्शित करते हैं, किससे? वीडी से, ठीक है। तो इसको चलिए परिभाषा लिख लीजिए तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिखिए, हम बोल रहे हैं, देखिए, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से, जिस नियत सूक्ष्म औसत वेग से एक दिशीय गति करता है, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहलाता है। तो ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, ये इसे आप लोग लिख लीजिए। अब इसके आगे समझिए, इसे वीडी से, वीडी, ठीक है, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, ये स्मॉल डी, ठीक है, वीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? वीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके आगे जो बढ़ेंगे, अगली हेडिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि 2023 में पूछी गई हेडिंग, ठीक है। तो उसका नाम आप लोग, हेडिंग का नाम डालिए अनुगमन वेग, अनुगमन वेग एवं वैद्युत धारा, एवं वैद्युत धारा में संबंध। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे समझिएगा, ये डेरिवेशन है, ठीक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी 2023 वाले में पूछा गया, 2024 में भी, ठीक है। तो ये कब पूछा गया? 2023 और 24 में, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें देखिए, हम इसको समझने के लिए सबसे पहले इसमें चित्र बनाते हैं, चित्र में रचना भी हमें लिखनी होती है, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट हम बहुत आसानी तरीके से समझाएंगे, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो चित्र चलिए बनाते हैं। देखिए, चित्र ये सेम रहेगा, यही वाला। तो ये कोई चालक तार है, ठीक है, मान लेते हैं, माना कोई चालक छड़ जिसकी लंबाई पी क्यू है, ठीक है, जो कि पी क्यू लंबाई का है। इसकी लंबाई क्या है? पी और क्यू। तो इसका हम एक पॉइंट इसको पी मान लें और इसका क्यू, ठीक। तो मान लेते हैं, माना एक चालक छड़ जिसकी लंबाई क्या है? पी क्यू, ठीक है। या तो ये समझ लीजिए, माना एक छड़ पी क्यू है जिसकी लंबाई एल है। इसकी लंबाई हम क्या मान लेते हैं? एल। माना एक चालक छड़ क्या है? पी क्यू है जिसकी लंबाई क्या है? एल है, ठीक है। अब आगे सुनिए, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ का मतलब ये वाला हिस्सा, या तो आप ये समझ सकते हैं जैसे ये पेन है, ठीक है, पेन का ये जो एकदम ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, इसका ये वाला क्षेत्रफल क्या है? ए है। अब देखिए, चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, ठीक, इसमें जो उपस्थित होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? एन है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? एन है, ठीक है। जब चालक सिरों के बीच, अब इसमें देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने क्या मान रखी है? एन है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? एन है। संख्या टोटल कितनी है? एन है, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग सुनिए, जब इसको हम किसी चालक, ठीक है, किसी इसके सिरों के बीच हम किसी विभवांतर से इसको जोड़ देते हैं, इसको हम किससे जोड़ दिए? ये विभवांतर से जोड़ दिए, ये माइनस ये प्लस। तो किसी विभवांतर से जैसे इसको जोड़ दिया जाता है वैसे ही, ठीक है,
तब इसमें आई धारा बहने लगती है। जैसे इसमें जोड़े, इसमें कौन सी धारा बहेगी? आई धारा बहेगी। तो ये देखिए इसमें आई धारा बहने लगी। जैसे इसको जोड़े, इसमें आई धारा बहने लगी। अब इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होंगे अनुगमन वेग वीडी से गति करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन के विपरीत, ये धारा की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग गति करते हैं। धारा देखिए ऐसे बह रहे हैं तो ये इधर की ओर बहेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में। तो ये देखिए धारा के विपरीत दिशा में बहने लगे हैं, ठीक। और किस वेग से? तो वीडी वेग से। किस वेग से? वीडी वेग से गति करने लगते हैं। तो इतना हमें लिखना है माना वगैरह। तो आप लोग देखिए रचना ज़रूर थोड़ी सी लिखा करिए डेरिवेशन में। तो चलिए रचना देखिए, आपको समझाते हैं। माना कोई चालक छड़ पी क्यों है, ठीक है। आप लोग एकदम शॉर्ट में समझिए, या पूरा ही लिखा देते हैं? चलिए लिखा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो आप लोग भी ये रचना लिख लीजिए, ठीक है। ये रचना है। रचना में देखिए कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग देखिएगा इसमें अच्छे से। मान लेते हैं माना चालक छड़, या तो आप यहाँ पे तार भी कर सकते हैं। माना चालक तार पी क्यू, ठीक है। चालक तार को क्या माना? पी क्यू। इसका अंतिम सिरा ये देखिए पी और क्यू। पी क्यू की लंबाई स्मॉल एल, इसकी लंबाई स्मॉल एल, ठीक है। तथा इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है। इसमें चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। जब चालक के सिरों के, ठीक है, जब चालक के सिरों पर वी विभवांतर, ठीक है, जब चालक के सिरों पर ये वी विभवांतर हम लगाते हैं, तब उसमें आई धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे विभवांतर इसमें लगा दिया जाता है इनके सिरों पर, ये आई धारा इसमें बहने लगती है। तथा उसमें मुक्त, ठीक है, तथा उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें जो उपस्थित ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे अनुगमन वेग वीडी, अनुगमन वेग वीडी से धारा की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए आगे सुनिएगा, ठीक। देखिए चालक में उपस्थित हमने इलेक्ट्रॉनों को क्या माना है? एन, ठीक है। तो यहाँ पे यह याद रखिए एकांक आयतन में। किस में है? एकांक आयतन में। तो हम सीधा लिखते हैं चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। डेरिवेशन यहाँ से शुरू होता है। चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो कुल इलेक्ट्रॉन हम उसको एन मानते हैं। क्या मानते हैं? एल, ठीक है। तो चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने क्या माना? एन, ठीक। और इसके प्रति एकांक आयतन, इसके प्रति एकांक आयतन में जो उपस्थित होगा, ठीक है। तो चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? एन है। क्या है? स्मॉल एन, ठीक है। अब इसका प्रति जो इसका आयतन होगा, ठीक है, चालक का आयतन वो क्या होगा? ए एल होगा। तो आप लोग अच्छे से सुनिएगा, हिंदी यहाँ पे अगर लिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोग समझिए। चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कितना? एन है। अगर एकांक मतलब एक आयतन की बात करेंगे तो उसमें कितना? एन, और साथ में क्या है? ए एल मतलब आयतन। अब चालक में उपस्थित कुल मुक्त आवेश, ठीक है, चालक में उपस्थित, चालक में उपस्थित कुल मुक्त आवेश, कुल मुक्त आवेश। तो इसमें जो कुल मुक्त आवेश होगा कितना होगा? आवेश क्यू बराबर एन ई। कितना? एन ई। एन का मान ऊपर से रख देते हैं यहाँ पे, तो ऊपर से अगर मान रख देंगे तो टोटल ये आ जाएगा। देखिए एन का मान इतना, एन ए एल और साथ में ई, ठीक है। इसको समीकरण हम 1 बना लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग सुनिएगा, थोड़ी सी हिंदी है तो हिंदी आपको हम नहीं लिखाएंगे, वो समझा देते हैं, ठीक।
जब चालक के सिरों के बीच, अब अगर हम चालक के सिरों के बीच, ठीक है, या सिरों पर विभवांतर लगा देते हैं तो सबसे पहले धन विभव, मतलब ये धन विभव जो होगा, धन विभव के सिरे से क्यों, ठीक है, क्यों से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में गति करने लगेंगे। जैसे इसमें धारा बहाएंगे, ये जैसे यहाँ पहुँचेंगे तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ से निकल के बाहरी परिपथ में गति करने लगते हैं। उसके बाद, ठीक है, जैसे ही भैया गति करने लगेंगे उसके बाद पीछे उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, पीछे उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो वो परिपथ में गति करते हैं, ठीक, इसमें क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। और सबसे अंत में सिरे पी, ठीक, सबसे अंत में सिरे पी पर मुक्त इलेक्ट्रॉन एल दूरी, ठीक है, अब कितनी दूरी, एल दूरी तय कर बाह्य परिपथ में गति करेगा। अब ये बताइए यहाँ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा कितनी दूरी, एल दूरी यहाँ से यहाँ तक तय करने में लगाएगा समय, ठीक है, तो एल दूरी तय करेगा, ठीक। और इस समय जो समय लगेगा, ठीक है, तब इस समय चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक से होकर बाह्य परिपथ में गति करेंगे, ठीक है, बाह्य परिपथ में पहुंच जाते हैं। इस क्रिया में कुल समय कितना लगता है, टी, ठीक है, इस क्रिया में कितना समय लगता है, टी। तो इसको पार करने में लगा जो समय होगा वह कितना होगा, तो आप लोग एकदम आसान शब्दों में सुनिए यहाँ पे थोड़ा से कि देखिए ये कोई चालक है, ठीक है, चालक के सिरों के बीच जैसे विभवांतर लगाया जाता है, ठीक है, जैसे इसके बीच विभवांतर लगाया जाता है तो इसमें आई धारा बहती है और ये धारा जैसे जैसे बहते हुए यहाँ पे आती है, जैसे यहाँ पे पहुँची ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस धारा की विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे, तो ये इधर से निकल के ये इधर ऐसे गति करने लगेंगे, ठीक है। तो ये धारा जैसे ही आगे पहुँचती आएगी पी तक पहुँचेगी तो ये वाले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ से उनको कितने दूरी तय करना पड़ेगा, एल दूरी, एल दूरी ये यहाँ तक आने में तय करेगा और समय कितना लगेगा, टी, ठीक। तो हम सीधा लिखेंगे एल दूरी तय करने में, एल दूरी तय करने में लगा समय, कितने दूरी, एल दूरी तय करेगा तो समय क्या होगा, तो याद रखिए, देखिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे बहुत पहले, इसे रफली में लिखिएगा, रफ में, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर यहाँ से हम समय का मान निकालेंगे, समय इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो समय बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल, चाल का मतलब यहाँ पे वेग, ठीक है। तो चाल देखिए दूरी कितनी जाना है, एल, दूरी कितना, एल, और उसके बाद वेग, किस वेग से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो वीडी वेग से, किस वेग से, वीडी वेग से, तो यहाँ पे वीडी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं, समय को किससे, टी से, तो यहाँ पे ये टी का मान है, ठीक, ये किसका मान है, टी का मान है, ये आप लोग समझिए। समय टी बराबर दूरी बटे वेग, दूरी कितना, एल, ये दूरी कितना तय करना है, एल, और किस वेग से, वी डी से, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं, क्या मानते हैं, समीकरण 1, समीकरण इसको 2 मान लिए। अब देखिए चालक में प्रवाहित धारा आई हो, क्या हो, चालक में आई धारा प्रवाहित हो, तब आई धारा क्या हो, प्रवाहित हो, तो आई बराबर फार्मूला होता है क्यू अपॉन टी, क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। और यहाँ से देखिए क्यू का मान और टी का मान रख दीजिए, क्यू का मान देखिए कितना है, एन ए एल ई, क्या है, एन ए एल ई, ये इतना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी का मान क्या है, एल अपॉन वी डी, टी का मान एल अपॉन वी डी, एल से एल कैंसिल, तो आई बराबर यहाँ से अगर आप देखें तो आई बराबर क्या आ गया,
वो एल से एल कैंसिल होगा, सॉरी एल से ये एल कैंसिल होगा, ना कि एल। तो यहाँ से इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, आई बराबर आ जाएगा एन, ठीक है, ई, इसको अब इधर कर लें, ई ए और ये वी डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फार्मूला आ चुका है और यही संबंध होता है, ठीक है। तो आई बराबर जो फार्मूला होगा, आई बराबर क्या होगा, एन ई ए वी डी, ठीक। तो यही सूत्र का संबंध होता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 3 नंबर में आपको इतना लिखना है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसको अलग लाइन में कर दीजिएगा, इसको भी नीचे अलग लाइन में कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यही अनुगमन वेग एवं वैद्युत धारा में संबंध का सूत्र है। यही अनुगमन वेग, यही अनुगमन वेग एवं वैद्युत धारा में संबंध का सूत्र है, ठीक। 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, और ना समझ में आया होगा तो आप इसको दोबारा ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। अब अगली हेडिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुगमन वेग एवं, यहाँ पे वैद्युत धारा ना, तो आप पढ़ेंगे अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध, ठीक है। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखिए, अभी आपसे पूछेंगे। तो अगली हेडिंग देखिए, अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध। आपको पता है धारा घनत्व पहली वीडियो में पढ़ाया गया है, अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग क्या है, अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध। तो याद रखिए इसमें चित्र वही बनाना है जो पीछे आपने बनाया है, ठीक है। पूरा डेरिवेशन सेम करना है, बस थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ा देना है, और यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, धारा घनत्व की परिभाषा से, ठीक है। तो धारा घनत्व की परिभाषा से या तो सूत्र से, ठीक है, दोनों सेम बात। तो यहाँ पे परिभाषा से धारा घनत्व की परिभाषा क्या है, जे बराबर, ठीक है, ये जे है, जे बराबर आई अपॉन ए। जे बराबर फार्मूला क्या है, आई अपॉन ए, मतलब एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे आई का मान अभी हमने निकाला था, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अनुगमन वेग एवं वैद्युत धारा के संबंध से। तो अभी आपने ये संबंध पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आई बराबर एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, ठीक है। ये अभी आपने यही संबंध पढ़ा है, तो यही मान आई का मान यहाँ पे रख देंगे। आई का मान रखने पर, आई का मान हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो जे बराबर ये आई का मान कितना है, एन ई ए वी डी, ये पूरा मान यहाँ पे रख देंगे, एन ई ए वी डी अपॉन क्या, ए। तो यहाँ पे ए से कैंसिल, तो ये जे बराबर जो आएगा, देखिए जे बराबर क्या आ गया, जे बराबर एन ई वी डी, ठीक। तो यही संबंध होता है। तो अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में यही संबंध होता है। आपसे याद रखिए, अगर अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध पूछता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इससे पहले आप लोग अनुगमन वेग एवं
वैद्युत धारा में संबंध ज्ञात करेंगे, उसके बाद आप इसको करेंगे, मतलब पहले पीछे वाला करेंगे फिर उसके बाद यहाँ तक करेंगे, ठीक है। और यही आपसे पूछा गया था 2023 और 24 में। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग लिखेंगे यही अनुगमन वेग, यही अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व एवं धारा घनत्व में संबंध का सूत्र है, संबंध का सूत्र है, ठीक है। तो आप लोग ये लास्ट में ज़रूर लिख दिया करिए। अगर आपसे देखिए इसमें अगर आपको नहीं पता इसमें कौन सा क्या चीज़ है तो ये याद रखिए, अगर लिखना ही है तो आप लिख सकते हैं जहाँ जे धारा घनत्व है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई मूल आवेश है, यह इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वीडी अनुगमन वेग है, ठीक है। ऊपर अगर देखेंगे ए है तो ए क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये आप लोग लिख लीजिए। अब चलिए हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं। तो अगली आप लोग हेडिंग डालिए ओम का नियम। ओम का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग स्टार कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो ओम का नियम क्या होता है इसको आप लोग समझिए। तो ओम को नियम को समझने के लिए आप थोड़ा से समझिए इस पेन के माध्यम से, ठीक है। अब मान लेते हैं ये कोई चालक है, ठीक है, ये क्या है, कोई चालक है। अब इस चालक की भौतिक अवस्था ना बदलें। भौतिक अवस्था का मतलब ना इस पर दाब लगाया जाए न इसके ताप में कोई परिवर्तन किया जाए, ठीक है। तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदले, ठीक है, भौतिक अवस्था ना तो इसकी लंबाई बदले, ना तो इस पे दाब लगाए, ना तो इसका ताप बदले, ठीक है। तो इसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, जो इसके सिरों के बीच लगाया जाएगा विभवांतर, वह उसमें प्रवाहित इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फिर से समझिए, ये कोई चालक तार है, इसकी भौतिक अवस्था ना बदले तो इसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए। हम बोल रहे हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि न बदलें तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो आप लोग लिखिए। तो आप लोग ये लिख लीजिए, ठीक है, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, या तो यही कह सकते हैं, यही इसे ही ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सुनिए, अर्थात 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 देखिए जैसे बोला है विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के, तो जो विभवांतर होगा इसको हम V से लिखते हैं, ये अनुक्रमानुपाती होगा किसके, धारा के। तो अनुक्रमानुपाती किसके होगा, विद्युत धारा I के। अब देखिए V अनुक्रमानुपाती I के, अब जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लगता है। तो यहाँ पे नियतांक वो हम क्या मानते हैं, R। तो R बराबर होगा V/I, ठीक है, R बराबर V/I। तो यहाँ से भी ओम का नियम लिखते हैं। ओम का नियम यहाँ से क्या लिखते हैं तो ये आप लोग समझिएगा। देखिए यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ठीक है, जैसे ताप, दाब, लंबाई ना बदले तो सिरों पर लगाया गया विभवांतर
उसमें प्रवाहित धारा के, ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती एक नियतांक के बराबर होता है, ठीक है। मतलब विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, जहाँ R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और क्या एक अनुक्रमानुपाती नियतांक जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। विद्युत विभवांतर है और I विद्युत धारा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे अगली हेडिंग, तो देखिए अगली हेडिंग ये है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक, हर साल ये पूछा जाता है और 2025 में भी ये ज़रूर पूछा जाएगा। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझिए, ठीक है। इसके लिए वही चित्र बनाना होता है, वही रचना लिखनी होती है, ठीक है। मान लेते हैं, माना कोई चालक तार पी क्यू है, क्या है, पी और क्यू है, इसको हमने पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, ठीक है। माना कोई चालक तार है जो पी क्यू है और जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, इसकी लंबाई क्या, स्मॉल एल है, ठीक है। चित्र आप लोग ये साइड में बनाइएगा अपने कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, माना कोई चालक तार पी क्यू है, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर भी कोई हो जाएगा, तो इसको पी और इसको क्यू, ठीक है। माना कोई चालक तार पी क्यू है जिसकी लंबाई एल है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, मतलब ये वाला हिस्सा कितना है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल है। जब इसके बीच विभवांतर लगाएंगे, इसमें धारा बहेगी, क्या बहेगी, इसमें धारा। इसमें जब धारा बहेगी तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे अनुगमन वेग vd से धारा की विपरीत दिशा में गति करेंगे, इधर की ओर ये गति करने लगेंगे, ठीक है। और जब ये गति करने लगते हैं तो ये किस वेग से, अनुगमन वेग vd से गति करने लगते हैं, ठीक है। तो इतना हमें लिखना होता है। माना एक चालक तार PQ है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब चालक के सिरों पर V विभवांतर है, ये विभवांतर V लगाया जाता है तो I धारा बहती है और I धारा बहने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग vd से धारा की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, ठीक है। तो अब डेरिवेशन ये यहाँ से शुरू होता है। रचना आप लोग जो इससे पहले हेडिंग पढ़े थे, अनुगमन वेग एवं वैद्युत धारा, वही पूरी रचना यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, चालक के सिरों पर, ठीक है, चालक के सिरों पर भी विभवांतर लगाने से तो हम लिखेंगे चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर, ठीक है, लगाने पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाएंगे तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर V/L होगी, क्या होगी, E बराबर V/L। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं।
अब देखिए चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उस पर कार्यरत बल। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल हम क्या लिखेंगे, मुक्त, इसे मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल। तो आपको पता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल होगा F बराबर क्या होता है क्यू ई, ठीक है, F बराबर क्या होता है क्यू ई, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माने तो ये हो जाएगा E इंटू ई, ठीक है, क्या हो जाएगा E इंटू ई। अब देखिए यहाँ पे कार्यरत बल, और आपको पता है F बराबर क्या होता है ma, F बराबर क्या होता है ma, तो ma बराबर E गुणे ई, ठीक है। और यहाँ से अगर ए का मान निकालेंगे तो E, कैपिटल E और स्मॉल e बटे m, ठीक है, ये आ जाएगा, ये समीकरण 2, ठीक। तो F बराबर क्या होता है क्यू ई, तो यहाँ पे देखिए क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ई तो वैसे ही, F बराबर क्या होता है एम ए, तो ये इसके बराबर एम ए, और ये वैसे ही, तो ए का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यदि इसमें, ठीक है, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय क्या कहलाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय टाउ होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे औसत समय क्या हो, टाउ हो, तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, ठीक है, वेग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए टाउ हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे समय जो है टाउ है, क्या है, समय टाउ है, और यहाँ पे अगर हम अनुगमन वेग निकालेंगे तो ए टाउ हो जाएगा, ठीक है, ए टाउ की वृद्धि हो जाएगी यदि चालक में उपस्थित n इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, तब तापीय वेग क्रमशः इसमें हम मान लेते हैं क्या, u1, u2, u3 एंड कहाँ तक, n तक मान लेते हैं, ठीक है, और श्रांति काल क्या होगा, टाउ ही होगा। बाद में यह वेग क्या हो जाता है v1, v2, v3, vn तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनुगमन वेग होगा, यहाँ पे क्या चाहिए, अनुगमन वेग, तो यहाँ पे अनुगमन वेग, ठीक है, अनुगमन वेग vd जो होगा, ठीक है, वो u1 प्लस ए, ठीक है, ए टाउ, उसके बाद प्लस u2 ए टाउ, यहाँ पे त्वरण और श्रांति काल नहीं बदलता, ठीक है, और ये u3 ए टाउ, इस प्रकार ये un तक होगा, कहाँ तक होगा, un तक, और नीचे हो जाएगा n, क्या हो जाएगा n, और यहाँ पे अगर हम vd, ठीक है, ये कहाँ तक होगा, n तक होगा, ठीक। तो यहाँ पे vd जो होगा, यहाँ पे इसमें देखिए ए टाउ हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ए टाउ को अलग कर लेते हैं और u1 u2 को अलग, तो यहाँ पे u1 प्लस u2 प्लस u3, इसके आगे डैश 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 un, ठीक है, तो ये डैश कहाँ तक जाएगा, un अपॉन n प्लस ये क्या है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए टाउ प्लस ए टाउ, फिर ए टाउ, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस ए टाउ n तक, कहाँ तक जाएगा, n तक, कहाँ तक, सिर्फ n तक, इसको हम लिख लेते हैं और नीचे n, ठीक है। तो ये हो जाएगा n तक, ये n लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो ये है, ये तापीय वेग है, ठीक है, ये क्या है, तापीय वेग, और तापीय वेग शून्य होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं तापीय वेग, तापीय वेग जो होता है शून्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे u1, u2, u3 और ये un
बटे एन, ये किसके बराबर होगा, जीरो के। किसके बराबर होगा, जीरो के। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिर बचता क्या है, वी डी। ठीक, क्या बचा, वी डी, और यहाँ पे एन। ठीक है, क्या बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से केवल एन, तो ये एन, उसके बाद ए टाउ, क्या चीज़, ए टाउ अपॉन एन। एन से एन कैंसिल, तो ये केवल बचेगा ए टाउ। ठीक, क्या बचेगा, केवल ए टाउ। अब देखिए ए का मान समीकरण आप 2 से रख दीजिए। ठीक है, ए का मान कहाँ से रखिए, समीकरण 2 से। तो ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर कहाँ से रख रहे हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी डी बराबर, ए का मान कितना है, देखिए यहाँ पे कैपिटल ई, ठीक है, इंटू स्मॉल ई बटे एम, और यहाँ पे टाउ, टाउ को वैसे ही हम लिख लेते हैं। ठीक है, टाउ को हम वैसे ही लिख लेते हैं, तो ये हमने टाउ को वैसे ही लिख लिया। ठीक है, तो अब देखिए आगे आप लोग, अब देखिए यहाँ से ई है, तो ई का मान भी निकाले थे क्या, वी अपॉन एल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ई एवं ए का मान रखने पर, ए का मान तो हमने रख दिया, अब ई का मान भी हम यहाँ पे रख देते हैं। ई का मान क्या है, वी बटे एल, तो यहाँ पे हो जाएगा वी ई टाउ बटे, देखिए ये एम है ना, और v अपॉन क्या है, एल, तो एल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समीकरण हम क्या बना लें, समीकरण 3। क्या बना लें, समीकरण 3। अब बस समझ लीजिए ये डेरिवेशन आपका हो चुका है। यहाँ पे बस लिखेंगे अनुगमन वेग, अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध के सूत्र से, धारा में संबंध से। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध क्या था, अभी आप लोग पढ़े थे, आई बराबर एन ई अपॉन वी डी। आई बराबर क्या था, एन ई अपॉन वी डी। तो अगर वी डी का मान निकाल लें, तो वी डी का मान जो आएगा आई अपॉन क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए एन ई। क्या हो जाएगा, आई अपॉन एन ई, ए, देखिए आई अपॉन ए एन ई। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देखें तो समीकरण इसको हम 4 बना लें। ठीक है, क्या बना लें, समीकरण 4। और जब समीकरण 4 बना लिए तो समीकरण यहाँ पे 3 और 4 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 3 तथा 4 की तुलना से, ठीक है, 4 की तुलना से मतलब तुलना करने पर। अब यहाँ से अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए वी ई टाउ अपॉन एम एल, क्या आ जाएगा, एम एल, और यहाँ पे आ जाएगा बराबर आई अपॉन ए एन ई। क्या आ जाएगा, ए एन ई। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आई को इधर बुला लें और इसको उधर भेज दें। ठीक है, और इसका इधर गुणा कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर हम इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए ये आई इधर आ गया वी बटे आई। ठीक है, यहाँ पे ऊपर चला गया एम एल। ठीक, ये इधर चला गया एम एल, और ये नीचे आएगा तो देखिए ये ए। ठीक है, वी तो हाई है, ई जब इधर एन ई इसमें आएगा तो ई स्क्वायर, और टाउ है तो टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो है एक नियतांक के बराबर एम एल अपॉन, ठीक है, एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर, टाउ क्या है, एक नियतांक। तो ये किसके बराबर है, नियतांक के बराबर। किसके, नियतांक के बराबर। तो यही ओम का नियम है, यही क्या है, ओम का नियम है। ठीक है, तो यहाँ तक ये डेरिवेशन था। नीचे अगर आपको करना है तो एक लाइन आप और कर सकते हैं केवल, कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये साइड में मैं लिख दे रहा हूँ इधर, तो इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से लिखना चाहेंगे तो v बटे आई बराबर आर, v बटे आई बराबर आर। क्यों, देखिए यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए,
एम जो इलेक्ट्रॉन होगा या तार उसका द्रव्यमान हमें बदलना नहीं। एल उसकी लंबाई भी हमें नहीं बदलना, तो ये दोनों नियत हो गए। ए क्या है, तार का क्षेत्रफल भी हमें नहीं बदलना है। एन उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, उसे भी नहीं बदलना। ई मूल आवेश तो बिल्कुल नहीं बदल जाएगा, और ये टाउ श्रांति काल भी नहीं बदल जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इसको आप लोग अच्छे से 2-3 बार देख लीजिए और इसको एकदम रट लीजिए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।